सुप्रभात दोस्तों, मैं एसडी सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, शब्द विचार भाग 5 मैं पढ़ा रहा था, उसमें पर्यायवाची बता रहा था अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के तहत। उस पर्यायवाची में मैं बता रहा था कि पानी की जितनी भी पर्यायवाची होती हैं उसमें यदि ज जोड़ दिए जाएं तो बादल की बन जाती हैं। बिल्कुल ये बात गलत है, मैं भूल से ऐसा कह दिया था। जबकि पानी की पर्यायवाची में यदि द जोड़ा जाए तब बादल की पर्यायवाची बनती है। इस गलती के लिए मुझे आप क्षमा करेंगे। आइए आज एक नई विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की वीडियो का विषय है संज्ञा भाग 1। संज्ञा भाग 1। संज्ञा में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, संज्ञा की परिभाषा बताऊँगा, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, उन भेदों में जो एक भेद है उस पर ही इस वीडियो में केवल चर्चा परिचर्चा आपसे की जा सकती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आइए पहले जानें कि संज्ञा की क्या परिभाषा होती है। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुणधर्म अथवा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और गुणधर्म अथवा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अगर उदाहरण मुझे देना हो तो मैं दूंगा राम, रामायण, राम, रामायण, रामपुर। और भी तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे रहमान, कुरान, तमाम उदाहरण हैं। इसको आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मेरा डस्टर मिल गया है, तो संज्ञा की परिभाषा आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आइए अब देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। आइए आज संज्ञा के भेद को जानते हैं। पहला भेद कौन सा है? व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद कौन सा होता है? जाति वाचक संज्ञा। तीसरा भेद भाव वाचक संज्ञा। और चौथा भेद यहाँ लिख देते हैं, समूह वाचक संज्ञा, या इसी को कहीं कहीं समुदाय वाचक संज्ञा भी कहते हैं। चौथे नंबर का जो ये भेद है, इसी को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आइए जो पांचवा भेद है, ये पांचवा जो भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा।
दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आज मैं केवल एक भेद पर विस्तार से बातचीत करूंगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। तो आइए देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसके पहले मिटा दूं तो आज हमें देखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? जो संज्ञा का पहला भेद है, पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए बताते हैं आपको। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या होगा? सोहन, मोहन, श्याम, गीता, सीता, रीता आदि, है ना। तो उदाहरण में मोहन, सोहन, श्याम, गीता, सीता, रीता आदि जितने भी आप नाम जानते हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के तहत आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक प्रॉब्लम दोस्तों सबसे बड़ी ये आती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, साधारण से साधारण पूछा जाता है। केवल हमारे टीचर्स जैसे मैं पढ़ा दिया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उदाहरण दे दिया मोहन, सोहन, श्याम, गीता, सीता, रीता। तो इस तरह केवल उदाहरण दे दिया जाता है और गीता सीता के अलावा कुछ आ गया तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं या बड़े बड़े लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए आज मैं एक थोड़ा सा विस्तार देना चाहता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कभी भी गलत ना हो, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार दूंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कितने रूप में होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप, हेडिंग क्या दे दूं? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कितने रूपों में आती हैं। प्रश्न आज का यही है। अगर ये मैं समझाने में सफल हो गया तो निश्चित तौर पर विश्वास करिए दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से अगर कोई प्रश्न आएगा तो बिल्कुल आपका गलत हो ही नहीं सकता। केवल मेरे साथ आप बने रहिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कितने रूप होते हैं, कितने रूपों में होती है। पहला रूप इसका होता है, जो पहला रूप होता है व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम के रूप में। किसके नाम के रूप में? व्यक्तियों के नाम के रूप में, है ना। तो व्यक्तियों के नाम के रूप में ये संज्ञाएं होती हैं। जैसे महेश, सुरेश,
दिनेश, दिनेश आदि। अगर मैं कह दूं कि चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे लाखपति हो, चाहे खाकपति हो, बिल्कुल निर्धन हो, या कोई पुरुष हो चाहे महापुरुष हो, चाहे कोई साधारण औरत हो चाहे कोई विदुषी औरत हो, यदि उसका कोई नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आएगा। जैसे व्यक्तियों के नाम, टोटल व्यक्तियों के नाम, चाहे वो आपके देश का हो चाहे विदेश का हो चाहे जहाँ का भी हो, वह अगर नाम कोई है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आता है। नंबर 2, दिशाओं के नाम। नंबर 2 क्या है? दिशाओं के नाम। इस हेडिंग से दे दूँ, लाल वाले से, दिशाओं, दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम के रूप में क्या क्या होता है? नंबर 2 है ना। तो दिशाएं तो आप जानते हैं कि 4 होती हैं, वैसे हम लोग 10 पढ़ाते हैं, फिर भी 4 उदाहरण दे दूं आपको। पूरब, पूरब या पूर्व कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, दक्षिण। ये 4 दिशाएं मुख्य मानी जाती हैं, 4 और होती हैं। इसके कार्नर्स को, जैसे नैऋत्य, ईशान, वायव्य और आग्नेय, जो नमी, आकाश और पाताल, 10 दिशाएं होती। 10 दिशाओं का कोई अगर नाम दिया गया है, 10 दिशाओं में से, 10 दिशाओं के नाम में से कोई नाम दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आता है। नंबर 3, देशों के नाम। देशों, देशों के नाम। भाई देशों के नाम में क्या आपको बताना है? लिखूं क्या? आप जान लीजिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, जापान, ये मतलब पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, अगर उनका नाम है, नाम तो है ही है, इसमें क्या दो राय है, वो सब नाम किसके तहत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही तहत आते हैं। कहिए तो उदाहरण एक आध लिख देता हूँ, जैसे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भाई पाकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, तमाम 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 तमाम। अब नंबर 4 जो है, चौथा जो है समुद्रों के नाम। जो चौथा है समुद्रों के नाम के रूप में, समुद्रों, समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम में आपको उदाहरण दे दूं, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काला सागर, लाल सागर, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आता है। अभी किसी एग्जाम में काला सागर पूछा गया था, काला सागर कैसी संज्ञा है, तो तमाम लोग गलत कर दिए होंगे, जबकि काला सागर कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक सागर का नाम दे दिया है। तो आइए आगे, 5वां, नदियों के नाम। 5वां क्या होगा? नदियों के नाम। नदियों के नाम के रूप में, है ना। नदियों के नाम के रूप में, नदियों के जितने भी नाम हैं, चाहे आप लिख लीजिए गंगा, यमुना, कावेरी, सतलज, आजमगढ़ जिला जिस नदी के किनारे बसा हुआ है, तमसा, इस तरह जितने भी नदियों के नाम, ब्रह्मपुत्र आदि जानते हैं आप, सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत ही आते हैं। आइए अगला नंबर 6, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम क्या?
पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में कौन कौन? हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, गारो, खासी, जयंतिया, जितने भी पहाड़ और पहाड़ियों के नाम हैं सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत ही रखे जाते हैं और आते हैं। अगला नंबर, नगरों, चौकों व सड़कों के नाम। नगरों, चौकों व सड़कों के नाम। कौन सा नंबर? 7वां। 7वां नंबर है नगरों, चौकों व सड़कों के नाम। सड़कों के नाम। जितने भी नगर हैं, चौक हैं और सड़क हैं, सबके एक एक उदाहरण दे दो और बाकी बता भी देता हूँ। नगरों में जैसे वाराणसी, सड़कों में वाराणसी, नगरों में वाराणसी, दिल्ली, मुंबई तमाम। चौकों में चांदनी चौक और आपके गली मोहल्ले का जो भी चौक है अगर उसका कोई नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आएगा। सड़कों में सुभाष चंद्र रोड, जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड। ये सब जितने भी नगरों के नाम, मैं तो 1 2 3 4 केवल एक छोटा उदाहरण, कम उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। केवल एक संज्ञा के भेदों पर बातचीत करने के बाद भी अगर 5 पर की जाती तो शायद कई घंटों की वीडियो बन जाती। इसलिए छोटे में ही केवल बता रहा हूँ। अब जो 8वां नंबर है वो है पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम। 8वां पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम में, पुस्तकों में आप किसी बड़े राइटर, छोटे राइटर, कोई भी रचना का नाम यदि दिया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आता है। जैसे मैं लिख दूं जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, कामायनी। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान। और तमाम रचनाएं आप खुद जानते हैं, जितनी भी रचनाएं हैं किसी भी राइटर की हो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आती। समाचार पत्रों में, अब समाचार पत्रों में अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सहारा, जितने भी नाम आप समाचार पत्रों के जानते हैं, पत्र पत्रिकाओं के भी जानते हैं, सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। चलिए नंबर 9, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। नंबर 9, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। ऐतिहासिक युद्धों, ऐतिहासिक युद्धों व घटनाओं के नाम। घटनाओं के नाम। ऐतिहासिक युद्धों व घटनाओं के नाम।
जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं और घटनाएं हुई हैं, सब के सब किसके तहत आएंगे? व्यक्तिवाचक के तहत ही आएंगे। जैसे ऐतिहासिक युद्धों में प्लासी का युद्ध, प्लासी, सॉरी 1 मिनट बदल दूँगे, प्लासी, प्लासी, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, खानवा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, जितने भी युद्ध जानते हैं घटनाओं में, अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति है ना, अक्टूबर क्रांति, तमाम घटनाएं जितने भी हैं ऐतिहासिक हैं, इस समय की हैं, सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत ही रखेंगे। अगला आइए, दिनों व महीनों के नाम। ये तो 9वां था, 9वां नंबर था, इसको हमने लिखा नहीं, 9वां। अब 10वां नंबर क्या आता है? महीनों, दिनों व महीनों के नाम। दिनों 10वां नंबर, दिनों और महीनों के नाम, महीनों के नाम, दिनों और महीनों के नाम। दिनों में सप्ताह में जो मतलब 7 दिन होते हैं सभी, सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जितने भी महीनों में आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या हिंदी महीनों में चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, तमाम जितने भी दिन और महीनों के नाम हैं सब व्यक्तिवाचक। चलिए अंतिम पॉइंट, मतलब 11 पॉइंट क्या है? 11 पॉइंट है त्योहारों व उत्सवों के नाम। 11 नंबर, त्योहारों व उत्सवों के नाम। त्योहारों व उत्सवों के नाम। अगर लिखा हुआ स्पष्ट नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसको भी आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। त्योहारों व उत्सवों के नाम। त्योहारों और उत्सव, त्यौहार में आप समझ लीजिए कि होली, दीपावली, होली, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस, जितने भी आप पर्व और त्यौहार जानते हैं, उत्सव जानते हैं, सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें जो भी कमियां हों उसको ज़रूर मुझे बताइए। इसी के साथ बाय, धन्यवाद।